अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्मी जाम के साथ। लाहौर के इलाके शालामार में पेश आया इंतहाई अंधोनाक वाक़या, जहां पर मुबैना तौर पे 4 माह की हामला खातून को उसके शौहर ने जलाकर कत्ल कर दिया। जलाने की वजह क्या है, मुद्दइयों ने अपने ही दामाद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा क्यों दर्ज कराया है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, इंसाफ के लिए वो क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं और 4 साल के अंदर ये जो इश्क मोहब्बत था कैसे इख्तिताम पजीर हो गया, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्मी जाम में। ये दिल खराश वाक़या चंद रोज़ कबल थाना शालामार के इलाके में पेश आया था, जिसके अंदर मुबैना तौर पे शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को घर के अंदर आग लगा दी थी। बाद पुलिस को इतला मिली, रेस्क्यू टीमों को इतला मिली, आग पर काबू पाया गया, लेकिन जो खातून थी वह झुलस कर जाँ बहक हो चुकी हुई थी। पुलिस ने मकतूला की वालदा की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा उसके शौहर के ख़िलाफ़ दर्ज किया है। ये शादी कितना अर्सा पहले हुई थी, क्या वजह नाद है, क्यों अपने दामाद के ख़िलाफ़ इन्होंने कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस इस हवाले से क्या कहती है और इनके पास अभी क्या इतलात हैं, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए जो मरहूमा हैं उनकी वालदा जो कि मुद्दई मुकदमा भी हैं और उनके भाई, सगे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम तफसीलात जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि आपकी जवान बेटी को इस तरह करती है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटियां थी, 2 बेटे हैं। और इनका कितना नंबर था? ये 5वें नंबर पे थी। अच्छा, ये पढ़ी अब 4 हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ी लिखी थी। आलमा फाजला इसने कोर्स किया हुआ था, दीन भी जानती थी, दुनिया भी जानती थी। कितना अर्सा पहले आपने इनकी शादी की? 4 साल पहले। कोई रिश्तेदार वगैरह हैं, पसंद की शादी थी, क्या था? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे। कैसे शादी हुई? बच्ची मिलाद पे जाया करती थी, जहाँ दोस्तें वगैरह बुला लेती, अक्सर जैसे कहते हैं कि जाना, वो नहीं था। इसकी कहीं नज़र पड़ गई, आवाज़ से हुआ या किसी वजह से इसने मेरे घर में रिश्ते भेज दिए रिश्ता लेने के लिए। अक्सर याना हमने यही कहना, नहीं हमने नहीं करना, हमारी बच्ची का कोई जोड़ नहीं है, साथ में वो लाहौर का रिहायशी नहीं है, तो हमने नहीं करना। फिर इसने कहा कि मैं अपने आप को आपके घर के आगे शूट कर दूंगा। अच्छा। आप मुझे रिश्ता दे दें, मैं हर किस्म का उनको सुख दूंगा, सब कुछ करूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ के रिहायशी भी नहीं हो, गांव के सरगोदा की तरफ पता नहीं कौन सा गांव है, वहाँ के हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा उधर गांव, मैं आपके पास घर लेके दूंगा। अच्छा। आपके पास रखूंगा, आपकी बच्ची के नाम लगाऊंगा। ये सब बातें उसने जब की तो मैंने कहा, जब उसने कहा कि मैं अपने आप को शूट कर लूँगा, मैंने कहा ये तो हमारे सर पे गुनाह चढ़ जाएगा। हमने ऐसा होने से डर गए और ये सोचा कि अल्लाह की नाराज़गी ना हमारे ऊपर आ जाए। अल्लाह की वजह से हम डर गए कि अल्लाह मियाँ कहीं हमें गलत ना कह दें। फिर मैंने रिश्ता दे दिया। इसके पीछे वाले रिश्तेदार वगैरह, माँ बाप, वो सब आए। अच्छा। वो सब आए, वो उन्होंने खुद कहा कि हमारे बच्चे को रिश्ता दे दे, हम राजी हैं। आप यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने भी फ़ोन पे कहा। अच्छा, पहले से शादीशुदा था? हाँ। आप लोगों को पता था ये कि बाद में पता चला, जैसे जैसे मिलते गए तब पता चला कि शादीशुदा है, बच्चों वाला है। तो ये पता चला क्योंकि दूसरी शादी क्यों करना चाहता था आपकी बेटी के साथ? बस कहता था कि मैं चाहता हूँ, मैं लाहौर में कारोबार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लाहौर में भी शादी करूँ। माँ जी, क्या कारोबार करता था बताओ? कारोबार इसकी मशीनें, जूते बनाने वाली मशीनें थी, सिलाई करने वाली, वो फरोख्त करता था। फिर रिश्ता लेके उसके घर वाले आए? हाँ, रिश्ता लेने के लिए भी आए, दिन भी किए, बारात भी लेके आए, सब कुछ किया और यही कहा कि ठीक है, हम खुश हैं, ये यहाँ रहे, बेशक हमारे गांव में ना जाए, हम नहीं ये कहेंगे कि ये उधर आके रहे। हाँ, जब ईद वगैरह होती थी, एक ईद मेरे पास करती थी, एक ईद आप ससुराल में जाके करती थी। ठीक। तो कितना अर्सा हो गया था शादी को? शादी को 4 साल हो गए थे।
4 साल में बेटी ने कभी को बताया लड़ाई झगड़ा? शुरू में नहीं बताया, जबकि 2 साल गुजरे हैं, 6 माह पहले ये बताया है कि बाबा मेरा घर ना डीलर आते हैं देखने के लिए, मैं घर में जब मौजूद नहीं होती तो डीलर आते हैं देखने के लिए, मकान ख़रीदने के लिए जो लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं। मैं को पूछती हूँ ये सिलसिला, कहते नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। और यही 6 महीने सिलसिला चलता रहा। वो कहती रही कि ये बात हो रही है, वो कहता रहा कि नहीं हो रही। आखिर में एक डीलर ने ये कह दिया कि मेरे पास प्रूफ है, ने मुन्ना तुम आना तो मैं तुझे प्रूफ दिखाऊंगा। तुम कहती हो ना मेरा मियाँ नहीं मानता, तो मैं उसके साथ झगड़ा भी करती हूँ, बड़ा कुछ करती हूँ, और वो कहता है कि नहीं मुन्ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे लोग हमारे साथ कर रहे हैं कि ये लड़े आपस में, तो तुम उनकी बातों में आ जाती हो। तो उसने कहा ना जब कि मेरे पास प्रूफ है, तुम आना मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसने अपने घर नाम कर लिया और इस प्रूफ से ये बेचना चाह रहा है। ये बातें उसने सुन ली। उसी वक्त शाह बंद करके आया था, दरवाज़ा लॉक हुआ, तो उसने कह दिया कि मेरा मियाँ घर पे आ गया, अब तुम फ़ोन बंद कर दो, अब दोबारा ना लगाना। यही सिलसिला उसने फिर मेरे साथ भी उसने बात की थी कि मामा मेरे साथ ऐसे ऐसे फलान डीलर ने बात की है। मैंने कहा अच्छा अपने मियाँ को ना बताना, हम अपनी तरफ से तफ्तीश करेंगे, तुम अपने मियाँ को ना बताना। बहरहाल वो इतनी मतलब बह थी कि दिल में कोई बात नहीं रखती थी, हर बात अपने मियाँ से शेयर करते थे। यहाँ तक कि हमारी फैमिली में भी कोई बात होती थी ना, वो भी अपने मियाँ के साथ शेयर करती थी। मतलब बहुत ही अपने मियाँ के साथ वफादारी से रह रही थी। और वो था कि कोई बात अपनी फैमिली की कभी नहीं बताई थी उसने। आप लोगों की तरफ आता जाता था? हाँ, आता जाता था बेटी के साथ। जिस दिन हुआ उस दिन क्या हुआ, क्या पता चला आपको? यही पता चला कि उसने डीलर ने कह दिया कि मैं तुझे प्रूफ के साथ बताऊंगा, तुम मानती नहीं, तुम कहती हो कि मेरा मियाँ कहता है कि नहीं मैं ये कर रहा, आप लोग मुझे कह रहे हैं कर रहा है। यही हो रहा था कि मेरे पास जब आता था पीछे से अपने भाइयों को चाबी दे आता था, वो घर दिखा लेते थे, या कभी उसको खुद को मौका मिलता था तो खुद घर दिखा लेता था। पड़ोसियों ने भी कहा कि तुम्हारे घर में ये सिलसिला चल रहा है, पर मियाँ उसका नहीं मानता। जब उसने ये सब कुछ सुन लिया कि इसको तो सुबह प्रूफ मिलने वाला है और ये सब सारा भेद मेरा खुल जाएगा, उसने भी आते ही बता दिया कि मुझे फलान डीलर ने ये बात की। अच्छा चलो तुम नहीं ना मानते, सुबह देखना फिर क्या होता है। ये जब उसने की बात, उसने कहा तो ये तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। अब उसने अब घर अपने नाम चोरी छुपे लगवा चुका था। बच्ची को जालसा दे के मैं मीटर भी तुम्हारे नाम करवा रहा हूँ, गैस का मीटर भी तुम्हारे नाम करवा रहा हूँ, तो उसने साइन कर दिया, उसने कोरे कागज़ पे साइन करवा लिए थे। बाद में स्टाम्प पेपर को भर लिया था, जो भी कुछ लिखवाना था बाद में लिखवाया, पहले बच्ची को कुछ मालूम नहीं था। सही। उस दिन क्या पता चला आप लोगों को? आप कहाँ पे थी जब आपको ये? मुझे सुबह सुबह बच्चे ने फ़ोन लगाया, मैं वॉक के लिए पार्क में निकली हूँ, आई हूँ घर, तो बच्चियाँ बताती हैं कि मामा मुन्ना का फ़ोन आया था। मैंने कहा क्या कहा उसने? कह रही थी मामा किधर है। जब हमने कहा पार्क में है, तो कहती है ठीक है फिर मैं बाद में फिर लगा लूँगी। मैंने दोबारा लगाया फ़ोन, एक दफ़ा बेल गई है, दूसरी दफ़ा फ़ोन उसका बंद हो गया। फिर मैंने काफ़ी ट्राइयाँ की फ़ोन लगाने की, नहीं लगा। फिर उसके मियाँ को मैंने फ़ोन लगाया, मैं क्या हाँ तू किधर है, घर में खैर है? मैं फ़ोन लगा रही हूँ, घर में फ़ोन नहीं लग रहा। कह रहा है मैं तो शॉप पे हूँ, तो मुन्ना घर में सोई हुई है। मैं कहा चलो ठीक है। दिन थोड़ा सा फ्रेश हो गया, मगर तलखी मची हुई थी, वो तलखी ठीक नहीं हो रही थी। उसने फिर दोबारा फ़ोन घंटे डेढ़ बाद लगाया, कह माँ जी घर में आग लग गई है। बस ये उसका कहना था और मेरा भागना था। जब मैं भागी हूँ तो क्या देख रही हूँ कि इस कदर मुन्ना जल गई है कि उसकी हड्डियाँ टूट रही हैं। घर सारे का सारा जला दिया उसने, एक कपड़ा जो है ना बच जाए कहीं पड़ा हुआ नहीं। अलमारियाँ जल गई हैं,
कोई चीज़ घर की नहीं, फ्रिज तक फट गई है जल के, पंखे तक लगे हुए पिघल बच्ची गए। किधर थी? उनकी एक बेटी भी है? हाँ, वो मेरे पास, वो साथ ले गया था। नहीं, लेकिन वो तो दुकान पे था, तो बच्ची को साथ क्यों? सिर्फ कहना था ना उसका, दुकान पे तो नहीं था। आपको कब शक हुआ कि ये आप हादसा नहीं है, कत्ल है? वो ऐसे हुआ कि मोहल्ले वालों ने कहा कि हिलने की, बोलने की, किसी चीज़ की आहट नहीं आई। हालांकि वो सारे मोहल्ले से इतनी क्लोज थी कि हर बात उनसे भी शेयर करते थे। उनको भी हर बात का, ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ, उनको भी पता है। सही। और वो उन्होंने भी मुझे वो कहा कि ऐसे ऐसे इससे बात हम मुझसे की। मैंने भी कहा हाँ, मुझसे भी यही बात की। तो माँ जी, फिर आपने कत्ल का पर्चा किस बुनियाद पे करवाया? इस बुनियाद के कराया कि एक तो उसको उसकी हरकतें बता रही थी कि ये इसने पहले इसको गला दबा के मार दिया। ठीक है। दूसरा, आग लगाई, जिस कमरे में आग लगाई उसी कमरे में उसकी लाश पड़ी है, वो हिल के बाहर तक नहीं आ सके। तीसरी बात ये कि हॉस्पिटल में जब आप गए हैं, मेरी तीसरे नंबर वाली बेटी है जो, उसने कहा कि तूने मेरी बहन के साथ क्या किया। जब यहाँ से पकड़ा तो ये सारा वो जख्मी हुआ था नेलों से। फिर हमारा शक मजबूती से हो गया कि ये नेल हमारी बच्ची के लगे हैं इसको। उसको तो उसने जला दिया, सबूत ख़त्म कर दिया, अपने तो सबूत नहीं हो सकते ना ख़त्म। फिर हमने उसी वक्त पुलिस को बताया कि ये देखें, ये सारा नेल लगे हुए हैं, ज़ख्मी हुआ है। उसने उनको तो वक्ती तौर पे ये बताया कि शेव करते हुए मुझे ब्लेड लगा है। फिर उसकी जो कहते हैं ना कि पता चलता है कि ये क्या कैसे हुआ है, वो किया जब तो पता चला कि नेल लगे हैं। इससे हमारा शक मजबूत हो गया। सही। भाई, आपका नाम और आपका क्या रिश्ता? मोहम्मद उमर मेरा नाम है। मेरी मुझसे छोटी थी 2 साल में, मेरी बहन थी। जब आपकी बहन की शादी हुई तो उसके बाद कभी आपको कोई लड़ाई झगड़े का पता चला था, या कोई घरेलू मामला जो चल रहे होते हैं बहनों के, उनके बारे में कुछ पता चला कभी? इस तरह का मामला तो नहीं थे, छोटी मोटी हर घर में ऊंच नीच होती है, लेकिन इस तरह की लड़ाई नहीं थी। जिस तरह माँ जी बता रही हैं कि घर जो था उसने शादी से पहले आपकी बहन को लेके दिया था ताकि वो शादी करके इस घर में रह सके, तो कभी बहन ने या आपके बहनोई ने घर के मुतालिक बात की कि घर में अपने नाम लगवाना चाहता हूँ, या आपकी बहन ने बताया हो कि ये घर की वजह से कोई मसला वगैरह चल रहा है, झगड़ा चल रहा है? घर के बारे में कुछ झगड़ा तो नहीं था इस कदर, लेकिन लास्ट 6 मंथ से उसने इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दी, जो कि बताया करते थे उसके मोहल्लेदार कि जब आप घर में नहीं होते, इसके भाई और ये प्रॉपर्टी डीलर को लेके आता है सेल करने की नीयत से। अच्छा। हम इनसे पूछते थे, लेकिन ये इस बात को मानता नहीं था कि इस तरह की बात है। खैर, मोहल्लेदार हमें हंसी खुशी देखना नहीं चाह रहे, इस तरह से हमारी लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। ठीक। लेकिन जिस दिन का ये वकूआ है ना, उससे एक रात पहले एक प्रॉपर्टी डीलर ने हमें तसल्ली से ये चीज़ बता दी थी कि सुबह मेरे दफ्तर आएँ, मैं आपको ये इसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ कि इसने अपने नाम लगवा लिए हैं और ये बेचना चाह रहा है। और उस कॉल पे वो टाइम सेट हुआ था 12 बजे का, कि सुबह 12 बजे मैं आपके ऑफिस आऊँगी देखने के लिए। उसी कॉल के दौरान दरवाज़ा बजने की आवाज़ है। ये कॉल रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें हैं। उस रिकॉर्डिंग में दरवाज़ा बजने की आवाज़ है और मेरी सिस्टर ने के आखिरी अल्फाज हैं कि मेरा मियाँ आ गया है, आप फ़ोन ना करना, ताकि उसे पता ना चल जाए कि ये राज खुल गया। तो उसका मियाँ अंदर आया। उसके बाद जो है शायद उसने ये बात सुन ली है, या उस मेरी सिस्टर ने ही बात बताई है, या किसी तरीके से उसने मोबाइल में से नंबर देखा है, या क्या बात है, उसने सुबह के 12 नहीं बजने दिए, उससे पहले ये वाक़या कर दिया। जो मुलजिम है आप लोगों का बहनोई, वो पहले से शादीशुदा भी था, गांव का भी था, और वो जैसे आपकी वालिदा ने बताया कि रिश्ता लेने के लिए यहाँ पे आके ये धमकियाँ भी देता था कि वो खुदकुशी कर लेगा। फिर इस तरह के बंदे से आप लोगों ने शादी क्यों की? क्या ऐसा प्रेशर था कि आप लोगों ने शादी कर दी? बस किसी तरीके से अल्लाह की रज़ा थी, ये रिश्ता होना था। असल बात तो ये है, तो रिश्ता होना था और हो गया। जिस तरह यानी रिश्ता लेने के लिए वो आप लोगों को धमकी देता रहा कि मैं अपनी जान ले लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा, फिर बाद में आप लोगों को ये भी पता चला कि उसने दूसरी शादी भी की हुई है, तो आप लोगों ने उसकी वेरिफिकेशन वगैरह की कि किस तरह का बंदा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई जिस तरह की खुदकुशी करने वाली बात वो कर रहा है, कोई ज़हनी मरीज़ तो नहीं?
वेरिफिकेशन तो उसकी मार्केट से की, लेकिन मार्केट वाले तो उसके कारोबारी हालात ही बता सकते थे। और उसके घर की रही बात, उसके घर वाले सारे रिश्ता मांगने आए थे तसल्ली से, उन्होंने ये बात बता दी थी ऑलरेडी ये शादीशुदा, और उसकी बीवी ने भी इस चीज़ की तसल्ली दे दी थी कि मुझे इससे कोई गिला नहीं है, आप शादी कर दें। तो पहली बीवी में से बच्चे वगैरह? जी हैं, उसमें से बच्चे। जब ये आपकी बहन के साथ वक़ूआ हुआ, आपकी वालदा ने उसको फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो दुकान पे आए, लेकिन बाद में जब आप लोगों को ये बताया गया कि घर में आग लग गई है और वो आपकी बहन जो है वो जल गई है, तो बच्ची तो वहाँ पे नहीं थी, तो बच्ची कब वो लेके दुकान पे गया? बच्ची को दुकान पे लेके जाता था हमेशा मुल्ज़िम? यही एक लीगली पॉइंट है इसमें कि 3.25 साल की बच्ची माँ के बगैर नहीं रह सकती। बच्ची हो या बच्चा हो, कोई भी इस एज में माँ के बगैर नहीं रह सकता। और उसके जो वालिद है, किसी भी बच्ची या बच्चे का वालिद है, इस एज में बच्चे को साथ काम पे नहीं लेके जाते। बच्ची को तो स्पेशली बच्ची को उसने वॉशरूम करना होता है, उसे पैम्पर लगाना होता है, उसने दूध पीना होता है, ये वालिद तो नहीं कर सकता, और काम पे ले जाके बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और यही बात कि अगर मेरी सिस्टर अंदर थी, बाहर से ताला कैसे लग गया? ये बाहर से ताला लगा के गया था। और मोहल्लेदार बताते हैं कि जैसे ही ये घर से निकला है, थोड़ी ही देर बाद अंदर से आग भड़कना शुरू हो गई है। तो हमने इसे फ़ोन किया, घर में आग लग गई है। इसने कहा जी मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद इसने बताया कि मैं दूर हूँ, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही निकल के गया था। ये बहाने कर रहा था कि किसी तरीके से अंदर आग मुकम्मल तौर पर सारे घर को अपनी लपट में ले ले। और ताला लगाने की नीयत ही ये थी कि अगर ताला खुला होगा, हल्की फुल्की आग से मोहल्लेदार अंदर जाके देख ना लें, बॉडी बच ना जाए, या कोई भी चीज़ जो उसने निशान मिटाना था वो मुकम्मल तौर पे मिट जब जाए। आप लोगों ने आपकी वालदा की मदय्यत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी तक इसे तो ज़ेर-ए-इल्तवा में लिया है। इस बंदे ने ये इस चीज़ का इकरार भी कर लिया कि पहले मैंने इसे कत्ल किया, बाद में घर को आग लगा दी है ताकि हादसाती वाक़या कन्वर्ट हो जाए कि ये अच्छा, उसने हादसाती। जुर्म का एतराफ़ कर लिया? एतराफ़ कर लिया। आप मिले उससे? जी, मैं भी थाने में मिला हूँ उससे। क्या कहता आपको, क्यों किया ये सारा कुछ उसने? ये चीज़ तो पुलिस हमारी गैर मौजूदगी में पुलिस कह रही है कि इस बंदे ने, जब हम पहले दिन ही मिले थे ना उसे, उस वक्त तो स्टार्टिंग की बात थी, बाद में पुलिस ने बताया, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं करवाई। अभी तक पुलिस इसमें मुकम्मल तौर पे इसे गिरफ्तारी डालने की यही बात कर रही है कि हमारे एसपी साहब मुल्क से बाहर हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन जब मुल्क में आएंगे वापस तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसी कॉन्फ्रेंस में ही इसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ क्यों डिले की जा रही है, ऐसे करना नहीं वैसे चाहिए। बच्ची जो बच्ची है आपकी भांजी, वो किसके पास है? हमारे पास है। वो आप लोगों के पास है? हमारे पास है। आपकी जवान बहन को अगर ये साबित हो जाता है कि उसने कत्ल किया है, और तो घर की सिर्फ लालच होगी या कुछ उसके अलावा भी कोई और लालच हो सकती है? उसने हमारे से कुछ पैसे उधार भी लिए हुए थे सिस्टर के ज़रिए कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए। एक तो वो भी पैसे उसने वापस नहीं किए, और दूसरी बात प्रॉपर्टी तो उसने अब नाम करवाने में कामयाब हो गया है। हर लिहाज से उसने अपने नाम उसके पेपर करवा लिए हैं। ये भी उसका लालच था, और उसे अब ये था कि ये अपने घर में बता देगी तो ज़्यादा तमाशा लग जाएगा। अगर ये जिंदा रही तो इस चीज़ को प्रूफ कर सकेगी कि ये मैंने तो नहीं नाम करवाया। ना ये जिंदा रहे और ना ही कोई चीज़ साबित, जाहिर सी बात है कि बंदा जिंदा ही नहीं रहा। क्या कहेंगे इंसाफ के लिए? आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? और ये सिर्फ एक जान नहीं है, मेरी सिस्टर जो है 4 माह की हामला भी थी। उसने अपने उस होने वाले बच्चे का भी तरस नहीं खाया। मेरी तो चीफ जस्टिस साहब से, आईजी पंजाब साहब से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब से यही अपील है कि इस मुलज़म को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्द अज जल्द इब्रतनाक निशान बनाया जाए, ताकि आने वाली वक्त में इस धरती पे इस तरह का दरिंदा जो है जन्म ना ले सके। बहुत शुक्रिया। आप मकतूला के वर्षा की गुफ्तगू सुन रहे थे, वालदा और भाई की। वजह नाद इनके मुताबिक सिर्फ ये घर ही हो सकता है, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि उसने मुबैना तौर पे जालसाजी से घर जो है वो अपनी बेगम से अपने नाम पे करा लिया, और अब वो उसको बेच कर वो जो शादी से पहले वादे वईद किए गए थे उनको अब वो निभा नहीं पा रहा था, और घर की रकम जो उसने घर में लगाई थी वहाँ से वो निकालना चाह रहा था, जिस वजह से इनके मुताबिक उसने तमाम सबूत ख़त्म करने के लिए इस हामला खातून को कत्ल कर दिया जो कि उसकी बीवी थी। पहले शादी से पहले इतने बड़े बड़े वादे करना,
इनके घर आकर खुदकुशी करने की धमकियां देना और प्यार मोहब्बत की जो सबूत है वो देने वाला शख्स कैसे अपनी बीवी को कत्ल कर सकता है, और वो भी 3-4 साल के अंदर कैसे इतना फ़र्क आ जाता है, ये तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। आपने खातून के बुरसा की गुफ्तगू सुनी। वालदा जो कि मुद्दइया हैं, उनका कहना है कि ये सारा कुछ जो है वो घर की वजह से हो रहा था, और भाई का भी कहना है कि वो इंसाफ के मतलाशी हैं कि इस तरह से उनकी बहन को बहनोई ने पहले गला दबाकर कत्ल किया और फिर बाद में घर को आग लगाकर ये ड्रामा रचाने की कोशिश की कि घर में आग लगी थी और उस वजह से खातून जो है वो हलाक हुई है। माहिर कानून राना इंतज़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस केस की कानूनी हैसियत जानने की कोशिश करेंगे और इस तरह के केसेस का फेट क्या होता है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राना साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि अगर कोई ऐसा केस हो कि जिसके अंदर अपेरेंटली कोई बंदा घर के अंदर जलकर हलाक हो जाए, लेकिन बुरसा ये इल्ज़ाम लगाएं कि ये आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी, इन चीज़ों को डिटरमिन करने का क्या प्रोसेस होता है, कितना प्रोसेस होता है और कौन से एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं जिससे केस जो है वो मुस्तहकम हो सके? देखिए, ये जिस तरह का ये मैटर है, इसमें क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होती कि जिसमें कहा जाए कि उसने डायरेक्टली ऑकुलर एविडेंस के ज़रिए इसको देखा है। वो फिर चेन ऑफ इवेंट्स को आप में मिलाना होता है कि इसके पीछे मोटिव क्या था, जिसमें इस वाक़े में मोटिव बड़ा क्लियर है कि वो घर को जो है, घर की वजह से उनके दरमियान ऑलरेडी इशू चल रहा था, वो घर को वापस लेके बेचना चाह रहा था, वो बीबी के नॉलेज में आ गया था, अब उसको वो हटाना चाह रहा था, तो वो आग लगा कर उसको जो है, बज़ाहिर तो ऐसी चीज़ें जो है मालूम हो रही हैं। अब यह है कि ये चीज़ें फोरेंसिक से साबित होंगी कि आग लगी थी या लगाई गई थी। दूसरा ये है कि इसमें अगर कोई एविडेंस अवेलेबल है कि वो ऐसा सब्सटेंस लेके आया है आग लगाने के लिए, वो किसी भी शॉप से या कहीं से, तो वो उन सब चीज़ों को जो है मिलाकर फिर जो है चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं उनको मिलाकर फिर इसको आगे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके ज़रिए एविडेंस फिर ये कलेक्ट करके उसको ताकि करार वाकई सज़ा मिल जाए अगर उसने ये जुर्म किया है तो। जो खातून है उसके बुरसा कहते हैं कि जब आग लगी घर को ताला भी बाहर से लगा हुआ था। इस किस्म के एविडेंसेस केस को कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं, और क्योंकि अक्सर आपसे गुफ्तगू होती है तो आप कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर होता है कि वो कितना भार उठाता है और केस को कितनी संजीदगी से करता है। जैसे बुरसा का कहना है कि ताला बाहर से लगा हुआ है, उनके मुताबिक मोहल्लेदारों ने फ़ोन किया कि घर से धुआं निकल रहा है लेकिन वो नहीं आया। ये जो आप चेन ऑफ एविडेंसेस करें, इन सारी चीज़ों की बात आप करें। देखिए, चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे ही है ना कि अगर वो कोई, मैंने आपसे पहले कहा, कोई ये वो जो मटेरियल लेके आया है जिसकी वजह से आग लगा, कि केमिकल किसी शॉप से उसने बाय किया है, अब जाहिर बात है अगर वो घर के अंदर है तो बाहर से ताला लगा होना भी, ये भी एक चेन ऑफ इवेंट का हिस्सा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का उसे पूछे, क्योंकि घर के अंदर है कोई तो ताला तो बाहर से नहीं लगेगा। अगर उसको कॉल भी की गया वो फिर मौके पे नहीं आया तो बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो इस केस में जो है वो मुलव्वस है। तो अब जो इन चीज़ों के ज़रिए और जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, क्योंकि एविडेंस उसने कलेक्ट करनी होती है और मुद्दइयों ने उसे हेल्प आउट करना होता है, और अगर आईओ इस पे मुकम्मल तौर पर उसको इन्वेस्टिगेट ना करे, उस मैटर को सीरियस ना ले, एविडेंस कलेक्ट ना करे, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश ना करे, उसमें फोरेंसिक ना करवाए, तो फिर इसमें जो है मालूम होता है कि वो जो है इसमें आईओ की जो गलती है। बहरहाल ये है कि अगर इसकी आग कैसे लगी है तो एक वो फौरी तौर पे पता चल जाएगा फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स के ज़रिए कि अगर वो चूल्हे की वजह से लगी है, किसी और चीज़ की वजह से लगी है, तो उसके ज़रिए साबित हो जाएगा कि, क्योंकि हमारी अब जो लैब्स हैं और जो हमारी फोरेंसिक एजेंसीज़ हैं वो काफ़ी इस मामले में एक्सपर्ट हैं कि उन चीज़ों को जो है साबित कर लें। मगर अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पुलिस इसमें कितना इंटरेस्ट लेके केस को आगे लेके चलती है। राना साहब, बुरसा कहते हैं कि जब इस बंदे ने उनकी बेटी से शादी करनी थी तो शादी करने से पहले वो इनकारी थे रिश्ता देने से, तो इसने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि मैं घर के बाहर आपके आके खुदकुशी कर लूँगा, खुद को गोली मार लूँगा, अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँगा। वो इस किस्म की बातें करता रहा। क्योंकि मुलजिम पुलिस की हिरासत में और तफ्तीश की जा रही है, अदालत के अंदर ये वाली चीज़ जो उसने शादी से पहले की, क्या इस चीज़ को वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स कंसिडर किया जाता है कि ये पहले भी यानी मर जाने या मारने की बात? नहीं, वो इसमें मैटर नहीं होगी, क्योंकि देखें
ये वकूआ है 302 का। हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि उसकी डेथ कैसे हुई, वो जो आग लगी वो एक इंसिडेंट था या इंटेंशनली लगाई गई, और इसमें तीसरी किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। इस चीज़ को हमें प्रूव करना पड़ेगा। बज़ाहिर तो FIR पढ़ने से उसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है। और जो बुरसा ये कहते हैं कि घर जो है उसने जालसाजी यानी शादी से पहले बेटी के नाम कर दिया था और फिर कत्ल करने से पहले जालसाजी से वो घर जो है वो वापस अपने नाम किया, ये चीज़ भी केस के अंदर जी, क्योंकि देखिए हर मर्डर का कोई ना कोई मोटिव होता है, बिला वजह तो नहीं किया जाता मोटिव। तो वो जो है इसका मोटिव इसमें यही नज़र आ रहा है जो उन्होंने FIR के अंदर भी लिखा है। 5 लाख रुपए उधार का भी उन्होंने जिक्र किया, वो अमाउंट भी ली हुई थी, और इसकी वजह से उन दोनों के दरमियान ऑलरेडी टेंशन चल रही थी। तो मोटिव इज़ वेरी क्लियर, और इमीडिएट मोटिव भी है कि वो घर जो भी उसने जिस तरह भी जालसाजी से ट्रांसफ़र करने की कोशिश की या कर चुका था, तो मोटिव बड़ा क्लियर है। तो बज़ाहिर और घर के बाहर से ताला लगना, आग लगना और फ़ोन के बावजूद उसका खातून का हमला होना, ये एक कत्ल कंसिडर होता है या 2 कंसिडर होता है? कानूनी हैसियत क्या है इसकी? कानूनी हैसियत ये है कि अगर वो उसके वो जो है वो उस शेप अप बच्चा हो चुका है तो फिर तो कह सकते हैं। बुरसा कहते हैं 4 माह की हमला थी। फिर बहरहाल इस केस में तो जो अभी अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिलहाल तो ये एक ही जो कंसिडर होगा इसमें, क्योंकि अभी तक तो उसके शेप अप बच्चा नहीं हो चुका। लास्टली इसके अंदर एक बच्ची भी है जो खातून की बेटी है और उसकी उम्र तकरीबन 3-3.5 साल बताई जाती है। उसकी कस्टडी किसके पास रहती है? कानून क्या कहता है कि वो ददियाल में जाएगी, नानकों के पास आती है, उसका क्या होता है फिर? देखिए दोनों अलग अलग मैटर हैं। अब उसके गार्डियनशिप का जो शब फादर तो उसका चला गया जेल के अंदर, तो ये है कि अगर बेटी सबसे पहले अदालतें देखती हैं वेलफेयर ऑफ द माइनर, तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि लड़कियों के क्योंकि फिजिकल मसाइल कुछ इस तरह से होते हैं कि वो बाप से डिस्कस नहीं कर सकती, तो इसलिए उसकी जो कस्टडी है वो नॉर्मली माँ के बाद नानी को दी जाती है। ठीक है, अगर वो भी ना फिर खाला क्लेम कर सकती है इस तरह से। अगर इस साइड पे पूरा वो कोई क्लेम ना करे तो फिर ददियाल साइड पे जो है वो दादी वगैरह के, दादी की पुप्पी की इस तरह उनकी तरफ चली जाती है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। हमारे कानून राना इंतज़ार साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि केस के अंदर ये अक्सर कहते हैं कि बहुत से केसेस के जब हम इंटरव्यू करते हैं तो लेजिस्लेशंस की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस के अंदर ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसकी महारत और उसकी जाँफिशानी जो है वो बहुत ज़रूरी है केस को यानी एक्यूरेटली हल करने के लिए। और इस केस के अंदर भी क्योंकि बुरसा का ये इल्ज़ाम है कि पहले कत्ल किया गया और बाद में आग लगाई गई, तो इस चीज़ को जांचने के लिए जहाँ पे फोरेंसिक का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, वहीं पर जो तफ्तीशी है उसकी महारत जो है वो बहुत कारगर साबित होगी कि केस को वो बेहतर तरीके से उसके इख्तिताम तक पहुंचा सके। जिस तरह से मुलजिम पहले मोहब्बत पाने के लिए जुनूनी हुआ फिरता था, बाद में उसने मुबैना तौर पे अपनी बीवी को भी वैसे कत्ल कर दिया। माहिर नफ्सियात ऐसे लोगों के मुतालिक क्या राय रखते हैं और इस किस्म की शादियों के अंदर ये इख्तिताम क्यों होता है, ये माहिर नफ्सियात से जानने की कोशिश करते हैं। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी और आपने माहिर कानून के क्या ख्यालात हैं ऐसे केसेस के बारे में वो भी सुना। माहिर नफ्सियात इस हवाले से क्या राय रखते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक बंदा जो खातून से शादी करने के लिए अपनी जान तक देने की धमकियां दे रहा था, उसने किस तरह से उसी खातून की जान ले ली जिसको उसने इतने तगोदौ के बाद पाया था। ये तमाम तफसीलात इन्हीं से डॉक्टर ताहिरा रुबाब माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि शादी से पहले बहुत वादे वईद होते हैं अगर लव मैरिज हो इन केस, और आप चांद तोड़ कर लाने की बातें कर रहे होते हैं, तो फिर वो शादी के एकदम बेशतर केसेस में वो प्यार कहाँ चला जाता है? बेसिकली जैसे हम देखते हैं उमर के जो लव मैरिजेस होती हैं उनका रेशो भी उतना ही फेलियर का है जितना अरेंज मैरिजेस के फेल होने का। बिकॉज जब लव मैरिजेस में यूजली लोग जो है ना वो कंसिडर करते हैं लड़का और लड़की यानी पार्टनर्स जो कपल होता है, दैट इज़ इट। फैमिली उसमें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं की जाती और उसकी चीज़ों को भी उतना ज़्यादा जो है हम नहीं समझा जाता। जब फैमिली की तरफ से बहुत सारी चीज़ें और प्रेशर्स आते हैं तो फिर उस सूरत में लोगों की लड़ाइयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती क्योंकि ये प्लान नहीं किया होता। एक तो ये रीज़न है कि बाद में ताल्लुकात जो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी एक जो रीज़न मेजर रीज़न ये है कि शादी से पहले तक लोग जो है वो जो लव मैरिजेस में केसेस होते हैं यूजुअली आप फ़ोन पे एक दूसरे के साथ
24 आवर्स जो कनेक्टेड होते हैं और फिर प्लान करते हैं एक दूसरे से मिलने का। जैसे ही वो शादी वाला टाइम आ जाता है या शादी हो जाती है तो सिंस यू आर लिविंग टुगेदर नाउ, अब आपको उतना ज़्यादा वो चीज़ें प्लान नहीं करना पड़ती। लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि पहले तो ये बंदा मरा जाता था मुझसे बात करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, अब क्या हुआ। जबकि वो एक नेक्स्ट स्टेज होती है रिलेशनशिप की जिसको आपको एक्सेप्ट करना होता है कि ऑफ कोर्स अब वो बंदे के पास ये डर नहीं है कि आप कहीं चले जाओगे या उसने अपने ऑफिस के बाद के टाइम को मैनेज करके किसी न किसी तरह से आपके साथ चीज़ों को सेट करना। अब उसको पता है कि आप घर पे हो, एक ही घर में रह रहे हो, तो वो इजीली चीज़ों को और अपने रिलेशनशिप को जो है वो चला लेता है। देन दिस कम्स इन के लोग अक्सर जो है लव मैरिजेस में एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। वो जो एक चीज़ होती है ना कि बॉन्डिंग को आपने डेवलप करना है, ये बंदे को रिगार्ड करना है, वो चीज़ बहुत डाउन चली जाती है बिकॉज आपने बहुत टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा हुआ होता है और फिर आपको लगता है यार वो जो फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात बहुत ज़्यादा होती है विच कॉज अ बिग चेंज इन द रिलेशनशिप के अब आप उस बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो जितनी उसकी इंपॉर्टेंस पहले होती थी। सो वो इजहार भी आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जो आपने पहले बहुत ज़्यादा किया हुआ होता है। दैट इज़ वाई फेलियर जो है मैरिज में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। शादी से पहले अगर एक बंदा लड़की के घर आके ये कहता है कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, अगर आप उससे रिश्ता नहीं करेंगे तो मैं आप अपनी जान ले लूँगा या मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूँगा, और वालिदैन इस बात से कि बहुत अच्छा बंदा लग रहा है, बहुत प्यार करेगा, क्या ये आप समझती हैं कि किसी को जज करने के लिए ये पैमाना है कि वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है तो उसको बेटी दे दीजिए? ये बिल्कुल एक बहुत ही इमोशनल साइड है बिकॉज अगर कोई एक बंदा जो है मिनट में आपको ये बात कह देता है कि वो अपनी जान दे देगा क्योंकि अगर ये बंदा ही आपको मिलेगा, तो उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी हमें बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि वो कल को अगर वो खुद अपनी जान लेने की बात कर रहा है तो वो फिर आपकी बेटी की भी जान लेने के लिए उसको कोई इतना मसला नहीं होगा। बिकॉज लव जो जिसको मैं समझती हूँ कि लव जो है वो स्टार्ट होता है आपके अपने आप से। अगर आपको अपने आप की केयर ही नहीं है, आपको यही नहीं है कि जी आप अपना ख्याल रखें, आपको जब सुई चुभने का पता चलता है ना उसका दर्द बहुत होता है तो आप किसी और को नहीं चुभोते हो। मगर अक्सर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे मोहब्बत ये समझी जाती है कि आप किसी दूसरे के लिए मर जाएंगे, किसी दूसरे के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ तो आपने अपनी नींद भी हराम की हुई है, आपने अपना चैन भी हराम, खाना पीना छोड़ा हुआ और अपनी जान भी दे देते हैं। सो ऐसे लोग जो कि अपने ऊपर इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं वो बहुत ईजीली किसी दूसरे इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस केस के ऊपर क्या कहेंगे कि बंदे ने धमकियां दे दू के शादी तो कर ली और शादी के 4 साल के अंदर अंदर ही बीवी को मुबैना तौर पे गला दबा कर कत्ल की और फिर घर को आग लगा दी? अनफॉर्चुनेटली जैसे एक तो वो जो शुरू की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो यूजुअली उस तरह से ट्रू नहीं होती। जब शादी के बाद जो है लोग साथ रहना शुरू होते हैं तो चीज़ें बहुत चेंज होती हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस केस में हमने देखा कि दिस इज़ सेकेंड मैरिज, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में जो है बिकॉज मैं क्लिनिक पे इस तरह के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि यूजुअली सेकेंड मैरिजेस में जो सेकेंड वाइफ्स होती हैं दे सफ़र मोर, वो ज़्यादा सफ़र करती हैं पहली वाइफ से ज़्यादा। और यूजुअली जो है वो जब वो सफ़र कर रही होती है तो वो रिलेशनशिप उतने ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह बहुत सारे टाइम पे ये भी हो सकती है कि बंदे का अपना ही इंटरेस्ट, क्योंकि उसको वो एकदम से एक जुनून चढ़ा हुआ था किसी इंसान को पाने का, वो जुनून ख़त्म हुआ तो चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई क्योंकि ज़रूरत उसकी पहले से पूरी हो रही थी। ज़रूरत यानी उसकी वाइफ पहले भी थी, बच्चा पहले भी था, ज़रूरत पहले से पूरी हो रही थी। अगर कोई एक आध चीज़ उसको अट्रैक्ट की थी या कोई उसकी ऐसी ज़रूरत थी जो कि नहीं पूरी हो रही थी उस रिलेशनशिप से, तो फिर तो रिलेशनशिप चल सकता है। मगर सिर्फ अगर अट्रैक्शन थी तो फिर रिलेशनशिप का चलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि इस केस में भी हम देखते हैं कि अगर उसने धमकियाँ वगैरह या अपने आप को इतना इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करने के बाद शादी की है तो ऐसी शादियों का चलना जो है वो समटाइम्स बहुत मुश्किल जो है वो नज़र आता है। शादी को हमारे माशरे में मटीरियलिस्टिक अप्रोच से भी देखना शुरू कर दिया गया है। जैसे इस बंदे ने शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी को घर खरीद के दिया और उसके नाम पे कर दिया और बाद में बकौल गुस्सा उसने धोखाधड़ी से वो घर अपने नाम पे कर लिया और अब वो घर बेचना चाहता था और खातून उसके खिलाफ थी तो उसको कत्ल कर दिया। ये पैसा और चीज़ों की जो इन्वॉल्वमेंट हमारी शादियों में आ गई, ये किस हद तक खतरनाक है और इसको साइकोलॉजिकली ये कितना इम्पैक्ट करती है शादी चलने में और ख़राब करने में? बेसिकली उमर एक चीज़ जिसको हम कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी,
वो हमारे यहाँ पे हम समझते हैं कि पैसे की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, लोगों की एजुकेशन की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, सोशल स्टेटस की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, मगर मेंटल कंपैटिबिलिटी जो है वो हमारे यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर की जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस ही ज़ीरो कंसीडर की जाती है। जब रिलेशनशिप्स बनाने की वजूहात जो है बहुत मटेरियलिस्टिक होती हैं, तो वो मटेरियलिस्टिक वजूहात की बुनियाद पे ही आगे चलता है। जब तक वो चीज़ें आपकी मटेरियलिस्टिक पूरी होती रहती हैं, चीज़ें चलती हैं, द मोमेंट इट गेट्स एंड अप, तो आप उसको फॉरेन रिलेशनशिप भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। सो रीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किन रीजंस के ऊपर कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है। और शादी जैसा रिलेशनशिप अगर आप कंपेनियनशिप के अलावा आपका उससे कोई और पर्पस है, ये बुरी बात नहीं है कि आप अपने आप को ये सोचें कि आपका सोशल स्टेटस जो है वो रेज हो जाएगा, आप फाइनेंशियली थोड़े बेहतर हो जाएंगे, ये नेगेटिव चीज़ें नहीं है। मगर अगर आपका कोर ही यही है कि आपको ये, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे लोग और ख़ासतौर पर मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जो कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से जो है वो सिर्फ शादी करते हैं, देन दे सफ़र अ लॉट आफ्टरवर्ड्स, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो यूजुअली जो आपकी वजूहात है शादी की, अगर वो बड़ी जेन्युइन हो तो फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो सकता है, बिकॉज आप हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ नहीं रह सकते। और अगर आपका मटेरियलिस्टिक अप्रोच है तो वो जैसी चीज़ें पूरी होना शुरू हो जाएंगी, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और रिलेशनशिप खत्म होने की तरफ जो है वो चला जाता है। बहुत शुक्रिया। हमारे नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। मुर्सा के मुताबिक वो जो शख्स था उनकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए रोज़ाना आता था, और जब उन्होंने इनकार करना शुरू किया तो उसने ये धमकी देना शुरू कर दी कि वो अपनी जान ले लेगा। और वहाँ से ही अगर मुर्सा इस चीज़ को देख लेते कि अगर एक शख्स अपनी जान लेने के लिए आमादगी का इजहार कर रहा है तो वो हालात ख़राब होने पर उनकी बेटी की भी जान ले सकते हैं। और यही हमारे नफ्सियात ने भी कहा कि वो पहले से शादीशुदा था, वो औलाद उसके पास थी, बीवी उसके पास थी, सिर्फ उसने इसको ज़िद बनाया हुआ था। और जब उसकी ज़िद पूरी हो गई और जो उसने इमोशनल एक फ़्लो में आके घर वगैरह लेके दिया हुआ था, उसने वो वापस हथियाने की कोशिश की, तो उसके अंदर वो इस हद तक, इस नहाई तक भी पहुंच गया कि उसने खातून को कत्ल करके उसकी जान ले ली। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, मुलजिम ने क्यों कैसे ये कत्ल किया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के अंदर देखी जा रही हैं। और जल्द ही ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि मुलजिम ने किन वजूहात की वजह से कत्ल किया है। लेकिन एक 4 माह की हामला खातून को मुबैना तौर पर उसके शौहर ने कत्ल कर दिया और उसके पीछे वजह सिर्फ एक घर बताया जाता है। अगर हम सोच समझ के फैसला करें तो बहुत हद तक ऐसे नुकसानात से बचा जा सकता है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।